हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 8th की जो ज्योग्राफी की बुक है जिसमें आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट समझाने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, तो आप ये बताओगे जब बिना केमिकल के क्रॉप को ग्रो कराया जाता है ना, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछता है लैंड क्या है, तो आप बता दो कि ये नेचुरल रिसोर्स होती है। फिर अगर आपसे पूछे कि लैंड का जो रूप है या फॉर्म है वो कैसी कैसी होती है लैंड, तो आप बता दो कि वो माउंटेन्स के रूप में होती है। वो इस तरीके की बन जाती है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे इस तरीके से वैली बन गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग, आपने पढ़ा भी होगा ना, लॉगिंग मतलब होता है पानी का इकट्ठा हो जाना। या रेगिस्तान के रूप में हमें लैंड मिल सकती है, जंगल के रूप में मिल सकती है ना। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि लैंड का यूज किस लिए होता है। तो अगर आपसे लैंड का यूज पूछेगा तो आप इसे पॉइंट्स में बता देना कि भाई लैंड का यूज जो है वो एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट्री के लिए किया जाता है। पॉइंट्स में नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 फॉरेस्ट्री, नंबर 3 बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, इस तरीके से इंडस्ट्रीज में किया जाता है। फिर आपसे अगर ये पूछ ले कि लैंड का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑनरशिप के बेस पर बताइए, तो ऑनरशिप के बेस पर मतलब आप बताओगे एक इंडिविजुअल होता है जिसमें एक व्यक्ति की खुद की प्राइवेट लैंड होती है। ठीक है, और दूसरी होती है कम्युनिटी लैंड। अगर ऑनरशिप के बेस पे पूछ ले, एमसीक्यू में पूछ ले, तो प्राइवेट लैंड होती है, दूसरा कम्युनिटी लैंड होती है। प्राइवेट लैंड जो होती है वो केवल एक जने की होती है, उस पर उसका खुद का राइट होता है, वो जो मर्जी करे। अगर हम कम्युनिटी के लैंड की बात करते हैं तो इस पे पूरी सोसाइटी का राइट होता है। इसका उपयोग फोडर के लिए, फ्रूट के लिए, नट्स के लिए या मेडिसिनल हर्ब्स के लिए किया जाता है। मतलब जैसे पशु सबके पास है तो सब उस जमीन पर जाकर अपने पशुओं को चरा लेंगे। तो फोडर पता क्या होता है? फोडर चारा होता है जो जानवरों को खिलाया जाता है, तो उसके लिए उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि जब हम लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो लैंड है ना उसकी पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको बताना है कि कैसे कैसे लैंड को नुकसान होता है, जो हमारी ज़मीन को कैसे कैसे नुकसान होता है। तो आप बता दोगे आज लैंड का ये यूज़ का पैटर्न है वो बदल रहा है। ठीक है, या यूं पूछे आपसे कि लैंड यूज़ का पैटर्न बदल रहा है तो उससे लैंड को क्या हार्म्स हैं, तो आप बता दो कि इससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की ताकत कम होती चली जा रही है, लैंड स्लाइड्स आ रहे हैं, सोल इरोजन हो रहा है और डिसर्टिफिकेशन हो रहे हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए भी। ठीक है, और क्या हो रहा है आज, आज क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ना खेती की बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह भी आ रही है और फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगती चली जा रही है, तो जो लैंड है ना अपने नेचुरल रिसोर्स पे अब नहीं रह रही है। ठीक है, तो अगर लैंड के नुकसान अगर पूछे कि कैसे कैसे किए जा रहे हैं तो आप बता दोगे ना, ये पॉइंट्स 2-3 याद कर लो। फिर उसके बाद देखो ये कैसी है पिक्चर भी तो ये शो कर रही है कि देखो पहले क्या था, कितना प्राकृतिक एनवायरनमेंट था। फिर देखो यहाँ पे कितना कम हुआ, देखो यहाँ कैसे थे यहाँ कैसे हो रहे हैं। फिर देखो क्या हुआ, आप देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई तो पेड़ तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। देख रहे हो, तो ये है। अब ये कह रहा है लैंड को बचाना क्यों चाहिए हमें, तुम बताओ। अगर आपसे पूछे ये से कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना, हमें लैंड को क्यों बचाना चाहिए। देखो अगर लैंड ही लॉस में चली जाएगी तो जो मनुष्य है ना उसका एक्सिस्टेंस जो है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि लैंड को कंजर्वेशन करने के तरीके क्या हैं, तो आप बताओ। अगर जैसे 3-4 पॉइंट में आ गया, एमसीक्यू में आ गया कि इनमें से किस किस तरीके से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, तो आप क्या क्या बताओगे। आप बताओगे लैंड को कंजर्व करने का तरीका एक तो अफॉरेस्टेशन है। अफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को लगाना। देखो लैंड को जो नुकसान पहुंचाने का तरीका क्या था, हम क्या कर रहे थे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, पेड़ों की कटाई करते जा रहे थे। और लैंड को बचाने का तरीका क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा। हमें लैंड का रिक्लेमेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लैंड का रिकम्बिनेशन करना पड़ेगा। हमें जो है ना जो केमिकल जो पेस्टिसाइड केमिकल दवाइयाँ डाली जाती है ना उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा।
हमें फर्टिलाइजर को कंट्रोल में करना पड़ेगा, जो उर्वरक केमिकल डालते हैं ना उसको हमें रोकना पड़ेगा। अगर आपसे मिट्टी का ना पूछे, देखो मैं आपको बिल्कुल मेन बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता रहा, जैसे मुझे लगता है जो आने चाहिए और जिस तरीके से बच्चे को कराना चाहिए वही करा रहा हूँ। आप और डीपली करना चाहिए और कर सकते हैं, ठीक है। तो सोइल क्या है, आप सिंपल याद रखो, सोइल क्या होती है, जो लैंड है ना, लैंड उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, और जो क्या होती है फर्टाइल होती है, क्या होती है फर्टाइल होती है, उससे हम क्या बोलेंगे, सोइल बोलेंगे। या जिसमें ह्यूमस होता है, ठीक है, जिसमें जो क्रॉप्स है वो ग्रो होती हैं, वो सोइल कहलाती है। और सिंपल है तो यहाँ लिखा है देखो, पतली से लेयर जिसने धरती की सरफेस को कवर कर रखा है उससे हम सोइल कहते हैं। अब सिंपल बोलते अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल, सिंपल याद रख लो, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब सोइल के अंदर क्या क्या होता है, सोइल के अंदर मिनरल्स भी हो सकते हैं, सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं उनके अवशेष होते हैं ना उसके अंदर। अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले मतलब कि लैंडस्लाइड क्या है, या ये पैसेज में दे दे तो आपको पता होना चाहिए, जब धरती अपनी जगह से हट जाती है ना, तो खिसक जाती है, तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। समझ में आ रही है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, जैसे मान लो बहुत बड़ी मात्रा में फैक्ट्री लग रही है, इंडस्ट्री लग रही है, बहुत बड़ी मात्रा में डैम बनाए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो लैंड है ना उसमें स्लाइड्स आ जाते हैं, तो इसके से वो अपनी जगह से सरक जाती है, जैसे प्रेशराइज हो जाता है ना वहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, देखो आपको पता होना चाहिए, ये अगर पिक्चर आ जाए तो सबसे ऊपर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। सबसे ऊपर है टॉप सोयल, तो एग्जाम में आएगा मैचिंग करो। तो टॉप सोयल में क्या होता है, ह्यूमस होता है, वेटेशन होता है। फिर सब सोयल, इसमें क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। फिर होता है वेदर्ड सोयल या वेदर्ड रॉक बोल दो, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है ना, तो इसमें रॉक मटेरियल होता है। फिर होता है पेरेंट्स रॉक, जो सबसे ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। तो आपको ये इधर का पार्ट देकर इसे मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मिट्टी बनती कैसे है, ये 5 नंबर तक में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड है। तो आप सिंपल 4 पॉइंट्स में लिख देना मिट्टी कैसे बनती है, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सोइल को बनाने में क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, आप बोलोगे मान लो कोई रोक है उसमें, ठीक है, मतलब आपको पॉइंट में लिखना है पेरेंट रोक, जैसे पहले पॉइंट में लिखा, पहला पॉइंट में हमने लिखा कि रोक्स है, ठीक है, उस पर लगातार जो है क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब सनशाइन उस पर बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर उसमें अगले पॉइंट में लिखना कि बारिश हो जाती है, जब बारिश होती है तो अचानक वो अनबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि एक बार वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई था, एकदम टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, तो उसमें चेंज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्रैक आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, क्रैक। फिर अगले पॉइंट में लिखना क्रैक आने की वजह से फिर वहां पर क्या होता है, फ्लोरा यूज होता है। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे उसमें लगने लग जाते हैं, उसकी जड़ों में, मतलब जहाँ दरार आई ना वहाँ पेड़ लगने लग जाते हैं, फिर वो पेड़ बड़े होते जाते हैं और वो उनकी जड़ें उन दरारों को और बड़ा कर देती हैं। फिर बारिश होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि रिलीफ मिलता है, रिलीफ अगले पॉइंट में रिलीफ मतलब टाइम बीतता चला जाता है, तो फिर क्या होता है वो दरारों से, ये रहा टाइम, ठीक है, टाइम का भी रोल बताना, ठीक है, टाइम बीतता चला जाता है, तो इससे क्या होता है कि फिर वो हवा, बारिश से मिट्टी आगे बहती चली जाती है, क्योंकि स्लोप से, ठीक है, इस तरीके से आगे जाके मिट्टी जमा होती चली जाती है, इस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप 4 पे पॉइंट में लिख सकते हो। मतलब मेन आपको क्या बताना है कि मिट्टी बनती कैसे है, आप बताओगे एक तो क्लाइमेट है, दूसरा पेरेंट रॉक है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो ये होते हैं ना, ये यही बाद में मिट्टी बनते हैं। तो कैसे बनते हैं पूरा देखो, पहले ये इस स्टेज में है, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। और ये कैसे आएगा, इन सबका रोल है, ठीक है, समझ में आ गई। तो अगर आप जैसे पूरा एक्सप्लेन नहीं भी कर पाते तो आप हेडिंग याद कर लो, क्लाइमेट, टाइम, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, और फोना मतलब जानवर, क्योंकि देखो जानवर भी कैसे रोल निभाएंगे, खुद सोचो आप। जानवर जैसे कोई चट्टान है, वहां पे कोई घास होगी तो उसे खाएंगे, तो उसे जब खींचेंगे तो वो उखड़ेगा, तो उसमें मिट्टी भी तो उखड़ेगी। इस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता चला जाता है, ठीक है ना। ये आप पॉइंट सारे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये भी पूरा लिख दोगे, लेकिन टेबल बना के फिर पॉइंट में लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है। और देखो कई बच्चे प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सोइल लिखा तो सिर्फ हेडिंग नहीं डाल देते हैं, हेडिंग हेडिंग, उसके बाद इसी को दोबारा लिखकर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये मिट्टी को बचाने के तरीके क्या है। अच्छा, पहले तो ये आपको पता चाहिए कि मिट्टी मतलब बर्बाद कैसे हो जाती है, डिग्रेड कैसे हो जाती है, मतलब मिट्टी का डिग्रेडेशन कैसे होता है।
मतलब मिट्टी जो है ना बर्बाद कैसे की जाती है, तो आप बताओगे मिट्टी का शोषण कैसे किया जाता है या मिट्टी की वैल्यू कैसे खराब कर दी जाती है, तो आप बोलोगे पहला डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई कर दो। भाई पेड़ों की कटाई होगी तो नदी पानी आएगा तो बहा के मिट्टी को ले जाएगा, मिट्टी वहाँ रहेगी नहीं। दूसरा ओवर ग्रेजिंग, पशु बहुत ज़्यादा चराते रहेंगे चराते रहेंगे चराते रहेंगे, मिट्टी फिर वहाँ पे नहीं बचेगी, आगे चली जाएगी। और केमिकल का यूज़ करने से, देखो लैंड में भी ये यूज़ हो रहे थे, यहाँ पर भी वो यूज़ हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेन वॉश होने से, लैंडस्लाइड होने से, फ्लड आ जाने से, 5 पॉइंट लिख देना। अब आ जाओ इस डिग्रेडेशन से बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें कंजर्वेशन को अपनाना होगा, संरक्षण करना होगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये संरक्षण वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पता है कैसे आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सोयल को कंजर्व किया जाता है, उसमें बेयर ग्राउंड जो है ना, बेयर ग्राउंड, उसमें प्लांट इज कवर्ड, प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, लेयर लगा दी जाती है ऑर्गेनिक मैटर की, जैसे स्ट्रो लगा दिया। तो वो पूछेगा ये किसका नाम है, बोलेंगे इसे मल्चिंग कहते हैं। मतलब ये लिखा आएगा, आपको ये बताना होगा। तो आप इसमें एक एक हेडिंग मेन में बढ़ जाता है, जैसे स्ट्रो लगा दिया जाता है ना, तो वो मल्चिंग होती है। ऐसे काउंटर बैरियर कैसे लगाया जाता है, ये लिखा आएगा, आपको ये बताना होगा। अगर जैसे टफ पूछना है ना एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये पूछेगा। बाकी 3-4 पॉइंट ये पढ़ लो कि लैंड को, मतलब सोइल को हम कैसे बचा सकते हैं। देखो इस तरीके, देखो इसकी पिक्चर आ गई तो नाम बताइए क्या, शेल्टर बेल्ट। देखो इस तरीके से लगा दिया, अब जैसे पानी दे जाएगा तो ये पानी का भाव को रोक देगा और मिट्टी आगे बह के जाएगी नहीं। ऐसे देखो टेरेस फार्मिंग करके, ये टेरेस फार्मिंग है, और ये क्या है, काउंटर प्लाइंग है। इस तरीके से आप जो है मिट्टी को बहाने से रोक सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाला आया हुआ है, ये लिखा हुआ आया था, इसका आंसर ये लिखना था, जिसमें पैरेलल प्लाइंग की जाती है। ठीक है, ये वाला भी आया हुआ, ये वाला भी आया हुआ, लेकिन इसका नाम बताने को आया है। ठीक है, जैसे ये लिखा आया था कि एक कोस्टल और ड्राई रीजन है, मतलब समुद्र के पास का इलाका है या सूखा हुआ क्षेत्र है, वहां पे पेड़ों की रो लगाई जा रही है। ठीक है, तो ताकि मिट्टी जो है वो रुक सके। तो बताओ उसका नाम क्या है, बोले कि शेल्टर बेल्ट है ना। एक एक वर्ड याद कर लो इसका, ताकि आप उसको बता पाओ। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग करके भी हम मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे एक रो में कोई और फसल लगा दी, एक रो में कोई और लगा दी। ठीक है, तो बारिश आएगी तो उस बड़े बड़े जो पेड़ होंगे ना, वो मिट्टी को भाग के ले जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, अल्टरनेट रो पे क्या लगा दी जाती है, क्रॉप लगा दी जाती है। अब देखो पानी के बारे में तो हम सब जानते हैं, पानी बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए मेन कि जो ताज़ा पानी है वो 2.7% है। ठीक है, ताज़ा पानी कितना, 2.7% है। और ये जो 2.7% है, ये भी 70% तो बर्फ के रूप में जमा है। बाकी पानी आता है जो हमारा यूज में आता है। देखो 1% जो पानी होता है फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, जो मनुष्य के यूज के लिए होता है। समझे मेरी बात, 1% बात। और टोटल कितना पानी पीने वाला है, 2.7, और उसमें से 70% क्या पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और वो कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, माउंटेन के बड़े बड़े पहाड़ है। समझ में आ रही है। और ये देखो यहाँ 1975 में कंजम्पशन जो था ह्यूमन का, वो 3,850 3,850 क्यूबिक किलोमीटर था पर ईयर में। और इट अभी क्या हो गया, 6,000 क्यूबिक किलोमीटर हो गया है। और इन 2000 की बात करें, 2000 में इतना मतलब बढ़ गया है। ठीक है, और हर मतलब देखो पूरे साल में सिर्फ पानी ड्रिपिंग करके, मतलब पानी जो चौथा रहता है, लोग अपनी टूटियों को बंद नहीं करते, तो 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाता। देखो इतना पानी तो लोग ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। किसी कहीं पर भी आपको पानी अगर ड्रिपिंग कर रहा हो तो प्लीज उसे बंद कर दीजिएगा, प्लीज। ठीक है, अब देखो ये ना आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो नीचे इसके वजह से क्वेश्चन दे देगा। ये बताओ सबसे ज्यादा पानी किस में यूज होता है। ये अर्बन शहरी लोग जो रहते हैं ना, अगर वो 150 लीटर पानी यूज करते हैं तो उसका प्रयोग कहाँ का किया जाता है, 1% जो शहर में रहता है वो पानी कौन सा कहाँ यूज करता है वो बता रखा है, एवरेज। ठीक है, अभी पानी के लेकर हम बात कर रहे हैं। देखो पानी की प्रॉब्लम दुनिया में होती चली जा रही है। आज दुनिया में पानी की कमी, अफ्रीका हो या वेस्ट एशिया हो या साउथ एशिया हो, यूएसए हो, इन सब में पानी की कमी देखी जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना अच्छे से होता चला जा रहा है। तो अब मेन पे आ जाओ कि हमें पानी को बचाने के लिए क्या करना हो। देखो पानी को बचाने के लिए एक तो पोल्यूशन को हमें जो है ना वो रोकना पड़ेगा। जो पानी के अंदर हम क्या कर देते हैं, सारे के सारे जो ड्रेनेज का वाटर डाल देते हैं, जैसे पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, हमें ये रोकना पड़ेगा। देखो रिवर यमुना, पिछले तरह से क्वेश्चन भी आया था, हमारी दिल्ली की यमुना रिवर इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है,
तो बहुत, क्योंकि लोग इसमें कूड़ा कचरा और सीवेज का सारा मटेरियल सब डाल देते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको रोकना होगा। मैं सिंपल बता दो कि नदी को साफ करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। हाँ है ना, इस तरीके से आपको ये याद होने चाहिए। उसके बाद अब आ जाओ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, जो अपने आप बिना इंसान की छेड़छाड़ के अपने आप उगे हैं, पौधे वगैरह, पेड़ पौधे। ठीक है, तो आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तभी एक्सिस्ट होगी जब हम क्या करेंगे, इनकी सेफ्टी के लिए काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो। अगर कोई पूछेगा बायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे बायोस्फीयर में तीन चीजें आती है, लिथोस्फीयर, हार्डोस्फीयर, एटमोस्फीयर। और देखो आपके एग्जाम में 7वीं के भी क्वेश्चन आएंगे, तो लिथोस्फीयर को पता होना चाहिए। लिथोस्फीयर में जमीन आती है, हार्डोस्फीयर में पानी आता है, और एटमोस्फीयर में एयर आती है। और जब तीनों मिल जाते हैं तो इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और इकोसिस्टम किसे कहते हैं, आप बताओगे कि जो लिविंग थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है, और जो नॉन नेचुरल थिंग्स है। ठीक है ना, तो वो सब मिलकर इस प्रकार से लाइफ को मतलब सस्टेन करते हैं, जिससे कि लाइफ एग्जिस्ट कर पाए, मतलब लाइफ को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन, ये आप सिंपल बताना चाहते हो, सिंपल बता सकते हो कि हमारे जो बायोस्फीयर में जितने भी जिंदा लोग हो, वो एक दूसरे से इंटरलिटेड होते हैं और एक दूसरे को जिंदा रखने में हेल्प करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा पारतंत्र किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे कि जो लिविंग बींग्स है ना, जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटररिलेटेड हैं। ठीक है, और सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के जिंदा रखने के लिए काम करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे।